हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का केडी सिंह नारायण पावर्ड बाय आकाश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं क्लासरूम में आपका T20 टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम चल रहा है, जिसका लगातार इस चैनल पे डिस्कशन भी आ रहा है और हम लोग टेस्ट से पहले कुछ अच्छे क्वेश्चंस के माध्यम से आपके टॉपिक से रिविजन भी करा रहे हैं। उसी रिविजन के क्रम में मैं आज आपके समक्ष आपका अपना अंकित शुक्ला फिर से एक बार हाजिर हूं, ताकि आपको रिडॉक्स रिएक्शन यानी जो कल आपका टेस्ट है उसके भूली बिसरी हुई बातें आपको याद दिला सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे बच्चों, मस्त होंगे, है ना, और पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। पहली तो आप बात समझिए, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जिस एटम का ऑक्सीडेशन हो उसी एटम का रिडक्शन हो। बेटा आप जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी होना है और ऑक्सीडेशन भी होना है। अगर एक ही एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और उसी एटम का रिडक्शन भी हो रहा हो तो अपन ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी सेम एटम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, है ना। सेम एटम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, सेम एटम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, सेम एटम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, सेम एटम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो बेटा ऐसी कंडीशन अगर कहीं पर बन रही है तो हम कहेंगे वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। आइए जरा चेक करें बेटा। चलिए देखिए ऑप्शन डी, देखिए यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर P4 0 है, ठीक है। यहां पर PS3 में देखिए फास्फोरस की -3 है। यहां निकालिए तो सोडियम की +1, 2 हाइड्रोजन की +2, फास्फोरस की मानिए x -4 बराबर 0। तो बेटा यहां से प्लस का 3 माइनस का 4, x -1 बराबर 0, यानी फास्फोरस आ गया यहां पर +1, ठीक। बच्चों ये फास्फोरस जा रहा है 0 से +1 में, यानी चार्ज बढ़ा भी रहा अपना चार्ज। इंक्रीज इन चार्ज या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज, बताओ क्या, ऑक्सीडेशन। तो कोई इतना हिस्सा देखे तो कहेगा फास्फोरस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन बच्चों अगर दूसरी तरफ देखिए, अगर इस फास्फोरस को कोई 0 से -3 जाता देखे तो चार्ज कम हो रहा है। चार्ज में कमी आना या ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, बेटा चार्ज में कमी आना या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। तो बेटा इस रिएक्शन में मैं तुमसे पूछूं किस एटम का ऑक्सीडेशन हुआ तो तुम बोलोगे अरे सर फास्फोरस का चार्ज बढ़ा, यानी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हुआ। मैं पूछूं किस एटम का रिडक्शन हुआ, तुम कहोगे सर फास्फोरस का चार्ज कम हुआ, यानी फास्फोरस का रिडक्शन हुआ। तो सेम एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ, इसलिए ऑप्शन डी इज द एग्जांपल ऑफ, बेटा बताओ क्या, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मुझे उम्मीद है बेटा आपको चीजें याद आ रही होंगी हमारे इन सेशन के माध्यम से, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, उसके आसपास की बातें भी आपको याद दिला दी जाए, ठीक। बाकी आप चेक कर सकते हैं, है ना। यहां पे नाइट्रोजन का सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, -3 से 0 जाना, ठीक है ना। बाकी कोई रिडॉक्स नहीं है, ठीक। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मास ऑफ N2H4 कैन बी कन्वर्टेड टू, व्हाट मास ऑफ N2H4 कैन बी कन्वर्टेड टू, नहीं, व्हाट मास ऑफ N2H4 कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू N2, कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू N2 by 24 gram of K2CrO4 which is reduced to CrOH4-, ठीक। अब देखिए N2H4 कन्वर्ट हो रहा N2 में, देखिए जरा N2H4 जो है वो कन्वर्ट बताओ किस में हो रहा है, N2 में। बेटा ये टाइट्रेशन का सवाल है। टाइट्रेशन के सवाल में सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट होता है N फैक्टर निकालना, बहुत बढ़िया। अच्छा, N2H4 और कौन रिएक्शन करता है आपस में, K2CrO4 आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसमें कि N2H4 फिर कन्वर्ट हो जाता है N2 में और K2CrO4 कन्वर्ट हो जाता है, बताओ किसमें, CrOH होल 4 -1 में, ठीक है।
अब जरा ध्यान से देखिए, एन फैक्टर निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए बच्चों। एन फैक्टर के लिए आपको कैसे एन फैक्टर निकाला जाता है, एन फैक्टर के लिए मैं आपको शॉर्टकट सिखा दूं। वैसे एन फैक्टर का मतलब भी बता देता हूं कि एक मॉलिक्यूल या एक मोल कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है, एग्जैक्टली उसी वैल्यू को बच्चा अपन उसका क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। निकालने का एक जुगाड़ भी होता है, और वो जुगाड़ होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कितना बदलाव आया, और जिस एटम की ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव आया है ना, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना इनटू नंबर ऑफ, बताओ क्या, एटम। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय, बताओ बच्चा क्या, नंबर ऑफ एटम। ठीक, आइए देखिए, नाइट्रोजन N2H4 में 2x प्लस 4 बराबर 0, तो मतलब नाइट्रोजन था -2 में, यहां गया 0 में, -2 से 0 जाना, बताओ इसका चेंज कितने का आया बेटा, -2 से 0 2 का बदलाव आया। N2H4 में नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 4। ठीक, K2CrO8 में Cr का चार्ज है बेटा कितना, +6, और यहां Cr का चार्ज x-4 बराबर -1, यहां है क्रोमियम पर +3 का चार्ज। तो जरा इसका एन फैक्टर निकाल लो, बताओ कितने का चेंज आया, जब 6 से 3 में आए तो 3 का बदलाव आया। क्रोमियम का कितना एटम है, बोलो ना, 1 एटम है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब चाहे एसिड बेस रिएक्शन हो, चाहे रिडॉक्स टाइट्रेशन का सवाल हो, बेटा कभी भी आपको सवाल आ जाए है ना टाइट्रेशन से जुड़ा, तो जितना आपके लेवल पर आता है खाली आप एक बात तैयार कर लीजिए, सारे सवाल हो जाएंगे। जो 2 लोग रिएक्शन कर रहे हैं उनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दीजिए। मैंने क्या बोला, जो 2 लोग रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स को आपस में बराबर कर दीजिए। ठीक, कर दीजिए बराबर, आइए हो जाए भाई। तो देखिए, यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ N2H4, मैं कहना यह चाहता हूं कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट N2H4 के खर्चा होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट किसके खर्चा होंगे, K2CrO4 के खर्चा होंगे। ठीक, हमें निकालना है मास ऑफ N2H4। अरे बताओ ना, इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला है जिससे मास निकाल सकते हैं, वो है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट 28 अपॉन एन फैक्टर, बताओ पहले ही निकाल चुके हैं 4, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर से इसके देखिए दी, इसका K2CrO वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लगाइए, वेट दिया है 24 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट हुआ 194 अपॉन एन फैक्टर कितना हुआ बेटा, बताओ कितना हुआ एन फैक्टर, हमारा एन फैक्टर हुआ 3, है ना, तो ये हुआ कितना 194 अपॉन 3। तो जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो बेटा ये जो W के लिए आप सॉल्व करेंगे तो जो वेट ऑफ N2H4 आएगा यही आपका फाइनल आंसर था, और यही आपको निकालना था। जब बेटा वेट ऑफ N2H4 के लिए आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, है ना, जो वेट ऑफ N2H4 के लिए आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बेटा वो होगा तो यहां से वेट ऑफ N2H4 सॉल्व करने पर आया होगा अराउंड 2.9 ग्राम के करीब। अब आप देखिए ऐसा आंसर कौन सा है बेटा, 2.96 ग्राम। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन संख्या ए। उम्मीद है बेटा आपको टाइट्रेशन के सवाल करने में अब आगे थोड़ा सा मदद रहेगी, क्योंकि टाइट्रेशन के सवाल जब भी अब आपको सॉल्व करने होंगे आपको इसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स को क्या कर लेना है बेटा जी, बराबर कर लेना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, अक्सर नीट के एग्जाम में जब भी बैलेंसिंग पर क्वेश्चन आता है बेटा, तो बैलेंसिंग का जो भी क्वेश्चन होता है वो बच्चों को काफी परेशान करता है। बैलेंसिंग के क्वेश्चन में बच्चे बड़ा परेशानी में जाते हैं। तो आइए जरा भैया बैलेंसिंग के क्वेश्चन में आपको सिखा दिया जाए कि बैलेंसिंग कैसे करी जाती है। ठीक, देखिए ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, यहां देखो मेन एटम Mn है यहां +7 पे, नाइट्रोजन है यहां किससे बताओ -3, यहां नाइट्रोजन किस पे है +5 पे, और यहां Mn है +4 पे। अगर आप इतना देखिए तो ध्यान से देखिए, Mn 7 से 5 में जाना, पहले तो ढूंढो किसकी किसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना रिडक्शन,
-3 से 4 पे जाना, चार्ज का बढ़ना, बताओ क्या बोलो, ऑक्सीडेशन। ये हुआ रिडक्शन और ये बताओ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब आइए जरा समझिए बेटा, जिन 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 मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा हो उनका एन फैक्टर निकाल लीजिए। तो KMnO4 का एन फैक्टर निकाल लो, बोलो KMnO4 का एन फैक्टर कितना आएगा, एन फैक्टर ऑफ KMnO4 कितना आएगा बोलो, 7 से 4 में जाना, 3 का चेंज मैंने पहले ही वीडियो में बताया, जितने का चेंज हो उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना है इनटू 1, तो इसका एन फैक्टर बताओ कितना आ गया, 3। बताओ मैं आपसे कहूं कि एन फैक्टर निकालिए अमोनिया का, बताओ नाइट्रोजन में कितने का चेंज, -3 से +5, -3 से +5, 8 का चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम कितना, 1, तो बताओ टोटल एन फैक्टर कितना आ गया, 8। अब आपको क्या करना है, एन फैक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका आया 3, इसका आया 8, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिए दोस्त, तो बताओ ये हो गया 8KMnO4 प्लस बताओ क्या लिख दे यहां पर 3, और बताओ बच्चा क्या लिख दे NH3 गिव्स बताओ क्या, ये हुआ KNO3 प्लस बताओ क्या MnO2 है ना, प्लस KOH वगैरह, ऐसा सॉल्व करना। अब आप देखिए आपसे x और y का कोफिशिएंट पूछा था बेटा, KMnO4 के बगल में जो नंबर x है वो 8 है और जो अमोनिया के बगल में नंबर है वो y है, 8 और 3 है। आप यहीं से बैलेंस कर ले गए कि बेटा करेक्ट आंसर तो हमारा ऑप्शन संख्या बी होगा। अच्छा, अगर आप पूरा बैलेंस करना चाहें तो उसके बाद आपको एक जुगाड़ लगाना है, इतना करने के बाद AOH, ए का मतलब है मेन एटम, ए का मतलब है मेन एटम। सर आप कहोगे मेन एटम क्या होते हैं, अबे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एटम को मेन एटम मानते हैं। O का मतलब ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं H2O से, H का मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बैलेंस किससे करते हैं बताओ, H+ से बैलेंस करते हैं। ठीक, अब देखिए इधर भैया ऐसा है कि यहां 8 पोटेशियम है, तो राइट में भी क्या 8 ही तो पोटेशियम होने चाहिए, तो लेफ्ट साइड को देख के राइट साइड बैलेंस करो, यहां 8 पोटेशियम होंगे। अच्छा देखो लेफ्ट में 8 Mn हो गए तो राइट में 8 Mn होने चाहिए, तो ये 8 Mn भी फिक्स हो गया है मामला। ठीक है भैया, है ना, ठीक। और अगर आप ध्यान से देखो तो भैया एक मिनट बेटा, 8 पोटेशियम है तो पोटेशियम तो यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आठों के आठों पोटेशियम KNO3 के फॉर्म में ही हो। ठीक है, चलिए, हाँ भाई ये पक्का है कि Mn 8 थे तो 8 MnO2 तो होगा, और नाइट्रोजन देखिए लेफ्ट साइड 3 थे तो राइट साइड भी बेटा क्या 3 नाइट्रोजन रहेंगे, तो ये कोफिशिएंट हो गया 3। लेकिन जब आपने यहां नाइट्रोजन को 3 किया बैलेंस करने के लिए तो अभी पोटेशियम 3 ही हुआ है, इसका मतलब KOH का नंबर बताओ कितना रहेगा, 5 रहेगा। ठीक, तो भैया मेन एटम तो सारे बैलेंस हो गए। अब आओ ऑक्सीजन पे, तो 8 4 जा 32, 32 ऑक्सीजन एटम लेफ्ट साइड हैं और 9 इधर हैं और 16 इधर हैं, तो 9 और 16, 16 और 9 25 और 5 इधर हैं, 25 और 5 30, इधर 32 थे बेटा, 2 ऑक्सीजन कम है राइट साइड, जिधर जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उधर उतने वाटर जोड़ दे, 2 ऑक्सीजन कम है तो क्या 2 वाटर जोड़ दे, तो बेटा ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो गई। बाकी आप शॉर्टकट से हमारे करना चाहते, आपका आंसर सेकंड्स में आ गया था। आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस तरह का कोई और क्वेश्चन फ्यूचर में आएगा तो अब आप कर लेंगे। लेट्स मूव आगे। ये एक बढ़िया सवाल है, A sample of 2.5 mole of N2H4 loses 25 mole of electron and getting converted to new compound, और नए कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। बेटा इस तरह का सवाल आए कि इतने मोल इतने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है कि नए कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। पहले तो जो भी डाटा दिया हो उसको 1 मोल के लिए बना लीजिए। बताओ 2.5 मोल N2H4, 2.5 मोल N2H4 कितने लूज करता है बताओ।
2.5 मोल N2H4 लूज करता है 25 मोल इलेक्ट्रॉन। तो बताओ अगर 2.5 मोल इतना लूज करता है तो बताओ 1 मोल कितना लूज करेगा? 1 मोल कितना लूज करेगा? 25 अपॉन 2.5 बोले तो बताओ कितना लूज करेगा? ये लूज करेगा 10 मोल इलेक्ट्रॉन। यानी 1 मोल कंपाउंड का 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अच्छा, अगर 1 मोल 10 मोल लूज करेगा तो यानी N2H4 का अगर आपने 1 मोल ऐसा लिया और ये 10 मोल लूज करेगा तो क्या बताओ इसके ऊपर +10 का चार्ज आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, बहुत ऑब्वियस। अरे भाई, जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस मॉलिक्यूल पर उतना ही तो पॉजिटिव आएगा। अब इस यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ली, बहुत बढ़िया निकाल लीजिए। 2x + 4 बराबर 2x + 4 बराबर 10। ये बताओ कितना हुआ? 2x बराबर कितना हुआ? +6 हुआ। बताओ ना, x बराबर कितना हुआ? 3 हुआ। तो बेटा जो फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वहां नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमारे हिसाब से +3 होगी, और +3 ऐसा ऑप्शन सी दिया है, तो सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। आइए भैया, क्वेश्चन नंबर 5। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaBr3 इज, ठीक है ना, NaBrO3 इज। बेटा आप जानते हैं इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत ही आसान होता है। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट m डिवाइडेड बाय n फैक्टर, या जिसको कहते हैं वैलेंसी फैक्टर, ठीक। तो आओ भैया NaBrO3 का जरा निकाल लिया जाए n फैक्टर। यहां Br की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +5 आएगी और यहां Br है 0। तो बताओ, अगर हम देखें 5 से 0 में n फैक्टर निकालने का तरीका भी हमने बताया, कितने का बदलाव हो रहा है? 5 से 0 में कितने का बदलाव हो रहा है? 5 इंटू बताओ ब्रोमीन का, है ना, ब्रोमीन का नंबर ऑफ एटम, ठीक है, ब्रोमीन का नंबर ऑफ एटम। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 और 0 में हुआ बेटा 5 का, इंटू नंबर ऑफ एटम यहां कितने हुए? NaBrO3 में 1, एन फैक्टर हो गया इसका 5, 5 इंटू 1 5। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर 5। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन संख्या सी। आई होप बच्चा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 0.5 ग्राम ऑफ मेटल on oxidation gives 0.79 gram of its oxide. The equivalent weight of metal is। कह रहा है मेटल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, बताओ किस में? वो कन्वर्ट हो रहा है मेटल ऑक्साइड। बहुत बढ़िया, ठीक, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो कह रहा है ये 0.5 ग्राम लिया गया था मेटल का, और जब इसका ऑक्सीडेशन होके मेटल ऑक्साइड बनी तो उसका वेट था 0.79 ग्राम। तो बताना है कि वो जो मेटल था उसका इक्विवेलेंट वेट कितना रहा होगा। बहुत आसान है, ऐसे सवालों में भी आपको कुछ नहीं करना होता है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने होते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल बराबर मेटल के जो भी ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं वो बराबर कर दीजिए किसके? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, बताओ किसके? मेटल के ऑक्साइड। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल बराबर कर दीजिए किसके? मेटल ऑक्साइड के। तो वेट के टर्म्स में लिखें तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मान लीजिए EM बराबर, यहां वेट के टर्म्स में फिर से लिखें तो 0.79 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ, बताओ क्या? मेटल ऑक्साइड। बेटा अगर इसको और सॉल्व करें, ऐसे तो आपको दिख रहा है कि मेटल का भी इक्विवेलेंट वेट नहीं पता, ऑक्साइड का भी नहीं पता, तो कैसे निकाल पाएंगे? और इसको अच्छे से लिखें तो 0.5 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर का निशान 0.79 अपॉन ये हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस, बताओ कितना? 8। मेटल ऑक्साइड के इक्विवेलेंट वेट को लिखा जा सकता है EM + 8। तो बेटा अब यहां से पूरा आपको सॉल्व करना है। ये हो गया 0.5 EM, ये हो गया 0.5 EM प्लस 8 इंटू 0.5, ये हो गया 4 बराबर 0.79 EM, ठीक है।
तो बेटा 0.5 EM को उधर पहुंचा दें तो ये हो गया 0.29 EM बराबर कितना बताओ 4। तो EM की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया 4/0.29। 4/0.29 आइए एक बार देख लेते हैं, है ना बेटा। आपको वैसे कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, मैं तो इस्तेमाल कर सकता हूं लेकिन आप नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फटाफट 4 अरे भाई व्हाट इज दिस, एक मिनट, व्हाट हैपेंड। तो ये रहा 4/0.29 यानी वैल्यू 13 पॉइंट समथिंग आ रही है, 13.79 के करीब आ रहा है। तो 13.79 करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन संख्या बी। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको एक डाउट बचता है कि सर ये मेटल ऑक्साइड के इक्विवेलेंट वेट को आपने EM+8 कैसे लिखा। देखिए जो मेटल ऑक्साइड होगी उसमें कैटायन जो होगा मेटल होगा, एनायन जो होगा वो ऑक्साइड होगा। तो किसी कंपाउंड के इक्विवेलेंट वेट को, जैसे NaCl है तो पूरे NaCl के इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो Na+ यानी कैटायनिक पार्ट का अलग निकालें और Cl- एनायनिक पार्ट का अलग निकालें, उसका सम कर दें। तो ऐसे ही बेटा हमने क्या किया, यहां मेटल का अलग निकालें और ऑक्साइड आयन का अलग निकालें या ऑक्सीजन का अलग निकालें। सारे लोग जानते हैं ऑक्सीजन का 8 होता है, तो E बराबर बताओ कितना रखा सकता है, EM+8। चलो लेट्स मूव आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भैया क्या करना है, ठीक है, बताना है एक कंपाउंड है जो 3 एलिमेंट से मिलकर बना है। बहुत बढ़िया, वो एलिमेंट है A, B और C, इन 3 एलिमेंट से मिलकर। तो कह रहा है A के एक एटम का चार्ज यानी A की ऑक्सीडेशन नंबर है +2, B के एक एटम का चार्ज यानी ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और C के एक एटम का चार्ज बताओ कितना है, वो कितना है -2 है। तो द पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, ठीक बेटा बताना है कंपाउंड का पॉसिबल फॉर्मूला क्या होगा। अब इस सवाल में बड़ा ही आसान कंसेप्ट है बेटा, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिए हुए हैं सब। ये कैसे मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, न्यूट्रल। बेटा आप सब जानते हैं अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसमें सभी एटम के चार्जेस का सम करो तो बताओ कितना आएगा बेटा, वो 0 के बराबर आना चाहिए। ऑप्शन वो होगा जिसमें सभी एटम्स को, बेटा इसको ऐसे लिख लें B2 और C8। तो बताओ 1A पर +2 का चार्ज है तो 3A पर कितना चार्ज है, +6। 2B पर बताओ कितना चार्ज होगा, +10 और 8C पर बताओ कितना चार्ज होगा, -16। तो बताओ प्लस का भी 16 माइनस का 16, नेट चार्ज हो गया 0। बेटा यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। आप चाहो तो इन एक एटम के चार्जेस बाकी पे रख के देखो। यहां देखो A के एक एटम का चार्ज है +2, B का एक एटम +5, C के 2 एटम -4। ये बताओ कितना हुआ, 7 - 4 बराबर बताओ कितना हुआ, +3 हुआ। तो बेटा ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सम ऑफ चार्जेस 0 आना चाहिए, ऐसा एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। द कंपाउंड विच कैन ओनली बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं आपको पहले बता दूं, जब भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट करना हो, आप सबसे पहला काम करें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। जो भी मॉलिक्यूल दिया है उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। उसमें क्या करो, जो भी मॉलिक्यूल दिया है उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अब सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया हो सकता है वो अपने मैक्सिमम पर हो। सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो वो हो सकता है उस एटम का मैक्सिमम हो। तो ऐसा मॉलिक्यूल बेटा OA की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। हो सकता है जो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आया वो अपने मिनिमम पर हो। अगर वो मिनिमम पर है तो ऐसा पूरा मॉलिक्यूल बताओ किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और हो सकता है वो जो चार्ज आए वो ना मिनिमम हो ना मैक्सिमम हो, इंटरमीडिएट हो। और अगर इंटरमीडिएट हो ऐसा मॉलिक्यूल फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो काम करता ही करता है, प्लस साथ में रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। अब देखिए नाइट्रोजन 5th ग्रुप का है तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम चार्ज +5 है। तो बताओ क्या ऑक्सीड अपने आप पे मैक्सिमम है, और अगर ये मैक्सिमम है तो बताओ ये किसका काम करेगा, OA का काम करेगा। यहां नाइट्रोजन देखो +3 पे है
तो बेटा नाइट्रोजन का मैक्सिमम होता है +5, मिनिमम होता है -3, तो बीच की वैल्यू है, तो ये OA का भी काम करेगा और साथ में बेटा बताओ किसका, RA का भी काम करेगा। सल्फर +4 है, OA का भी काम करेगा, RA का काम करेगा। H2O2 के बारे में तो दुनिया जानती है कि इट हैज डुअल नेचर, मतलब इट कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो लेट्स मूव आगे। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज करेक्टली इनकरेक्टली गिवन फॉर, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इनकरेक्टली गिवन फॉर, कहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर गलत दी हुई है बेटा, आइए चेक करना पड़ेगा यहां पर। सबसे पहले मैग्नीशियम नाइट्राइट में बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन की -3 होगी, है ना, क्योंकि तो यहां पर Mg पर +2 का चार्ज होता है और नाइट्रोजन पे -3 का चार्ज होता है। जो एक एटम का चार्ज होता है वही तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बनती है ना बेटा। तो इसको तोड़ो तो लिखोगे N2H5+1। आओ जरा निकालो यहां से नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो गया 2x + 5 बराबर बताओ कितना, +1। यहां से 2x बराबर +5 को उधर ले जाओ तो हो गया -4 और x बराबर बताओ होना चाहिए -2। यहां पे लिखी हुई है +2, इनकरेक्टली मैच्ड, यही है भैया, ठीक, इनकरेक्टली मैच्ड यही है भाई, ठीक है। तो इनकरेक्टली मैच्ड कहां पर गलत दी है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, वो 7-8 जो सेट रूल्स हैं उनकी मदद से जिस एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है उसको x मान के कर लेते हैं, तो बेहद आसान सवाल था। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4- या KMnO4, KMnO4 के बारे में मैं आपको बता दूं, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग। याद करा दूं, KMnO4 के लिए एक जुगाड़ याद कर लीजिए। KMnO4 के लिए जुगाड़ ये है कि बैन 153, बोलो क्या याद करोगे, बैन 153, क्या याद करोगे, बैन 153। तो याद कर लो KMnO4 का बेसिक मीडियम में फैक्टर होता है 1, एसिडिक मीडियम में होता है 5 और न्यूट्रल मीडियम में होता है 3। सबसे पहले एसिडिक मीडियम का पूछा गया है 5, बेसिक मीडियम का पूछा गया है 1, न्यूट्रल का पूछा गया है 3, 5:1:3, 5:1:3, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन संख्या सी। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। 2 sulfur atoms in Na2H2O3 are 2 sulfur atoms in Na2H2O3 are Na2H2O3 are, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ठीक। आइए आपको बताते हैं। Na2H2O3 का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेटा ये रहा Na2H2, का स्ट्रक्चर। अब बात यहां ध्यान से सीखिए जरा, ये एटम बेटा सेंट्रल एटम है सल्फर। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक। और आप कोने वाले सल्फर को देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ही खर्चा किए तो 4 बचे, 1 सिग्मा 2 लोन पेयर 3 बोले, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। मैं आपको बता दूं बेटा हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होने से परसेंटेज s कैरेक्टर अलग हो जाता है और परसेंटेज s कैरेक्टर जिसका ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ऊपर वाले नाइट्रोजन का चूंकि परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और इस वाले सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अच्छा सर, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब देखिए इससे फर्क ये पड़ेगा, जैसे सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड है तो इसे लिख सकते हैं +1 -1, ऐसे ही सल्फर ऑक्सीजन के बॉन्ड के कारण +1 -1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, तो इस सल्फर पे +2, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2, ठीक। सिंगल बॉन्ड के कारण +1, डबल बॉन्ड के कारण +2 -2, ट्रिपल कारण +3 -3। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको लग रहा होगा यहां कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, पोलराइज करेंगे तो 0 0 देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये -2 +2, तो +2 +2 4 +1 +1, यानी बीच वाले सल्फर की +6 है और ऊपर वाले सल्फर की -2 है, तो -2 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन संख्या बी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन सब ऑक्साइड। बेटा कार्बन सब ऑक्साइड आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है, ये क्वेश्चन आपके नीट में भी पूछा जा चुका है। C3O2, तो जरा यहां से निकालें तो C3O2 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी भैया? ठीक है, बताइए भैया C3O2 की। ठीक, C3O2 3x माइनस 4 बराबर कितना बेटा? ये है 3x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर कितनी आ जाएगी? प्लस का बताओ कितना? 4/3। ठीक, कायदे से आपकी जानकारी के लिए बताएं तो ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, बल्कि ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। कैसी ऑक्सीडेशन नंबर है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर आपको कार्बन की एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो बेटा वो पता चलता है स्ट्रक्चर से। ये रहा स्ट्रक्चर C3O2 का, जिसमें भैया इस वाले कार्बन की +2 हुई, इस वाले कार्बन की +2 हुई और इस वाले कार्बन की 0 हुई। तो कहने का मतलब C3O2 में 3 कार्बन है, जिनमें 2 किनारे वालों की +2 है और बीच वाले की बताओ कितना है? 0 है। तो बेटा +2 और 0 आंसर तो दिए ही नहीं है, तो अब हमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को ही टिक करना पड़ेगा। तो फिर करेक्ट आंसर बताओ कितना हो गया? 4/3, यानी ऑप्शन संख्या बी इज द सही आंसर, बी फॉर बनारस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2 प्लस PtF6 माइनस इज। तो बेटा यहां 2 ऑक्सीजन पर है, बताओ कितना चार्ज? +1। आप जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है एक एटम का चार्ज, तो 2 एटम पर +1, तो बताओ बेटा एक एटम पर कितना होगा? +½ और एक एटम पर अगर +½ होगा तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो बहुत आसान सवाल था बेटा। ऑक्सीजन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बहुत रेयर है, तो याद कर लीजिए कि एक स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स है जिसमें ऑक्सीजन +½ पर होता। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन मार्शल्स एसिड इज। बेटा अगर मार्शल्स एसिड की बात करें तो मार्शल्स एसिड होता है H2S2O8। अब आप यहां नॉर्मल तरीके से निकालेंगे, जब बेटा आप नॉर्मल तरीके से निकालेंगे तो सल्फर की आएगी ऑक्सीडेशन नंबर +7, लेकिन आप जानते हैं ये गलत है। ये बेटा गलत क्यों है? ऐसा संभव ही नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल्स टू 6। बेटा सल्फर की 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। वैसे भी आप जानते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकती, तो बेटा 6 से ज्यादा तो गलत है। तो बेटा सही ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको याद होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर, H2S2O8 का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। जो H2S2O8 का स्ट्रक्चर होता है बेटा, वहां पर परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरह का लिंकेज बेटा, जिसे अपन परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। ठीक, अब आइए आप देखिए इस वाले सल्फर को, देखिए डबल बॉन्ड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, 2 बॉन्ड है तो +2। यहां भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +2, यहां भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव 1 बॉन्ड +1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव 1 बॉन्ड +1। तो बताओ सारे चार्ज का सम कर दे, बताओ बेटा कितना आ गया? +6। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन संख्या सी, दैट इज +6 विल बी द आंसर। ठीक, when SO2 is passed through a solution of potassium iodate, SO2 को जब पास करें पोटेशियम आयोडेट से, यानी K+IO3-, तो होता क्या है बेटा? तो बेटा रिएक्शन किस प्रकार होती है? K2SO4 प्लस H2SO4 प्लस बताओ क्या? I2। तो बताओ यहां आयोडीन पहले किस पे था बेटा? आयोडीन बेटा किस पे था बेटा? +5 पे था, और यहां पे आयोडीन बताओ किस पे था? 0 पर था। तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कहां से कहां पर पहुंची? 5 पे 0। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन संख्या बेटा ए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा इस रिएक्शन में Na2S2O3 किसका काम करता है? बेटा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का रिडक्शन होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका खुद को ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां था सल्फर +2 में, आप यहां निकालेंगे तो आएगा 2.5। तो बेटा बताओ 2 से 2.5 यानी खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और मैंने बताया जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है?
रिड्यूसिंग एजेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following can act as oxidizing agent but cannot act as reducing agent? अब बेटा जैसे देखिए MnO4 माइनस में Mn है +7 पे, तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कोई एटम अगर मैक्सिमम पर है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम पर है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा तो वो OA + RA दोनों। तो बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता क्योंकि ये मैक्सिमम पर है, ठीक है। ये सिर्फ ओनली OA की तरीके काम करेगा। किसके काम करेगा? ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी बेटा ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18th, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl? बेटा आप जानते हैं इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, ठीक। अब इधर देख 16 HCl है, HCl में देखो 16 क्लोरीन है, यहां -1 पे है, 16 में ये 2 -1 पे गए और ये 4 -1 पे गए। तो बताओ 16 में कितने क्लोरीन अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहे हैं? सिर्फ 10। -1 से 0 में जाने का बताओ, अगर एक क्लोरीन -1 से 0 में गया तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस। ऐसे बेटा 10 क्लोरीन, अरे 6 ने तो चेंज करी नहीं ना, तो 10 ने चेंज करी, तो बताओ 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस। एक मॉलिक्यूल जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है वही एन फैक्टर कहलाता है। तो बेटा 16 HCl लॉस कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन का, तो बताओ एक HCl कितने का लॉस करेगा? 10/16 का। एन फैक्टर हो गया बेटा बताओ कितना? 10/16। तो ये हो गया m/10/16। बेटा 16 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 16m/10। 16m/10 अगर बेटा 2 से कट कर दे तो 8/5 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19th, एन फैक्टर ऑफ HCl इज, इस रिएक्शन में फिर से बताना है एन फैक्टर HCl का कितना होगा, और ये सेम तरह का क्वेश्चन है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बेटा थोड़ा सा फास्ट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज सिस्टम डिस्चार्ज है और लाइट भी नहीं आ रही बाई चांस। मुझे लग रहा है इस शॉर्ट में वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक बार पहले ही रिकॉर्ड कर चुका था। तो भैया मैग्नीशियम का एन फैक्टर निकालो, यहां आएगा +2 और यहां नाइट्रोजन था +5 में, +5 से बताओ नाइट्रोजन गया +1 में, तो +5 से 1 में जाना, ठीक है, 5 से 1 में जाना, ठीक है भैया, 5 से 1 में जाना, 4 का चेंज, ठीक है ना, 4 का चेंज, ठीक। तो Mg का फैक्टर आएगा बेटा 2 और HNO3 था +5 में, N2O में नाइट्रोजन है +1, तो एन फैक्टर आएगा 4। अब बेटा इसको करते क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हुआ 4Mg प्लस बताओ कितना हुआ ये 2HNO3। आइए देखिए गिव्स कितना, राइट साइड में फिर से लिखा हुआ है MgNO3 होल ट्वाइस, ठीक, प्लस N2O, ठीक। आइए देखिए बेटा अब इधर मैग्नीशियम 4 है लेफ्ट साइड, तो राइट में भी मैग्नीशियम 4 रहेगा। अगर लेकिन आपने मैग्नीशियम 4 किया तो उससे मामला गड़बड़ ये होगा, इधर हो गए 8 नाइट्रोजन, इधर हो गए 2 10, तो नाइट्रोजन हो गए 10, तो बेटा यहां से अब 2 हटा के इसको कर लीजिए 10 नाइट्रोजन, ठीक। तो 4 मैग्नीशियम, दोनों तरफ 10 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन देखिए इधर हो गए बेटा 30 और इधर एक मॉलिक्यूल में 6 चौक 24 और इधर हो गए 25, तो बेटा 5 H2O, 5 ऑक्सीजन की कमी है, मतलब इधर 5 H2O, बाकी सब कुछ बैलेंस है। Mg का कोफिशिएंट बेटा x वो होगा 4 और HNO3 का कोफिशिएंट y वो होगा बेटा 10, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो बच्चों दिस इज द प्रैक्टिस सेशन फॉर रेडॉक्स रिएक्शंस। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।